हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? अभी तो सभी स्टूडेंट्स रोज़ पीआरएससी साइट्स में जा जा के चेक कर रहे होंगे पेपर है ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। गाइस, पीआरएससी का जो भी डिसीजन होगा जब आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग जम के पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर पेपर ऑफलाइन हो गया तो अभी जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, बार बार जा जा के साइट में चेक करना एंड ऑल, वो आपको बहुत फिर खलेगा एकदम अंदर से। आप लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करोगे उसके लिए कि काश पढ़ लिए होते। तो गाइस, अभी जो भी डिसीजन होगा अपन उस समय देखेंगे। मे भी अच्छा भी आ जाए, ऑनलाइन हो जाए, मे भी ऑफलाइन भी हो। देखो, कोविड तो है नहीं, अब अपन ऑनलाइन के लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ऑफलाइन हो गया तो बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई को रोकिए मत। आप पढ़ते रहिए, इधर का देखते भी रहिए, पर पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए, अपन ने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया अपना इनडायरेक्ट टैक्स का। आज अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में पाँच या 4 चैप्टर्स हैं, देखते हैं। बहुत सारे हैं यार, 5-4 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा है। यूनिट 4 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर समझाऊंगा, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक, जो कि यूनिट 4 का पहला चैप्टर, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे इनकम टैक्स में अपन को पैन अलॉट होता है ना, उसी से अपन अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। वैसे ही जीएसटी में ना अपने को जीएसटी नंबर डिक्लेयर होता है, मतलब वहाँ से मिलता है, उससे अपन अपना जीएसटीआर भरते हैं। जितने भी जीएसटी रिटर्न्स होते हैं ना, उसको भरते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना, तब अपने को मिलेगा जीएसटीआर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे अपनी आईडी पासवर्ड अपने को मिलेगा। उससे अपन अपने आईडी खोलेंगे, उससे अपन अपना जीएसटी रिटर्न भरेंगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर मतलब क्या होता है? जो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी होता है ना, देखिए लिखा है, इट इज़ अ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अ पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ, ये ऑब्टेन बाद में आएगा, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। कोई भी पर्सन अगर गुड्स एंड सर्विस या फिर बोथ, गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों सप्लाई करता है, और अगर उसकी टर्नओवर, जो उसका एनुअल टर्नओवर है, वो अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से बढ़ जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे होता है ना, मोर देन 2,50,000 इनकम रहेगी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है? इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न तो कोई भी भर सकता है, पर आईटीआर कंपलसरी कब रहेगा? जब आपकी इनकम एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा रहेगी, है ना? द सेम वे, अगर आपकी एनुअल टर्नओवर, अगर आपका जो बिजनेस का एनुअल टर्नओवर है वो अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा होगा ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट में। उसके बाद बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। और सप्लाई पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर गुड्स एंड सर्विस एक्ट, मतलब जीएसटी, who supplies goods or service or both for consideration in course of business, trade, profession or providing service. Main points relating to registration. पहले देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब कब आएगी? ओके, द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर, बिजनेस, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर टर्नओवर बेसिस में। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस में कब कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऐसा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर इतना रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, ये यहाँ पे बताएगा। ओके, तो याद कर लीजिए, या तो 40 लाख होगा या तो 20 लाख होगा। 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होता है, 40 लाख बाकी अदर स्टेट्स के लिए होता है। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है 40 लाख नॉर्मल स्टेट्स में और 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा रहेगा आपका एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, ओके, एनुअल मतलब पूरे साल भर का टर्नओवर, एक महीने का नहीं, पूरे साल भर का टर्नओवर, अगर आपका इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे अगर ज़्यादा हो रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जीएसटी। ओके, अब इन केस ऑफ सर्विस दिस थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख। देखिए, गुड्स के केसेस में 40 लाख और 20 लाख है। 20 लाख किसके लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 40 लाख किसके लिए? नॉर्मल स्टेट्स के लिए।
पर अगर सर्विस प्रोवाइडर है ना तो सब जगह 20 लाख ही है। ओके, अब देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब होगा, मतलब कब आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वॉलंटरीली की बात नहीं कर रहे, वॉलंटरीली मतलब आप अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। ओके, पहले तो वो अपन देख लिए, यहाँ पे 40 लाख या 20 लाख रहेगा तब लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन shall be required to register under this act either annual turnover is less than or more than 40 lakh or 20 lakh। मतलब आपका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख रहेगा तब तो आपका रजिस्ट्रेशन लेना है, तो अपन यहाँ पे ऊपर पढ़ लिए। सेकंड में क्या बोल रहा है, अगर आपको उससे कम भी रहेगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आप ये 10 पॉइंट में आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट में आपको याद है, आपको बताया था मैं, ई मतलब ए पहले आता है, ई बाद में आता है। ए छोटा टर्म है, ई बड़ा टर्म है। ए मतलब एक ही स्टेट के अंदर, ई मतलब एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। मतलब आप महाराष्ट्र के हैं, आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 स्टेट्स में इन्वॉल्व हो गए। ओके, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, और इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या हुआ, टैक्सेबल क्यों बोला, अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई कंपल्शन नहीं है। अगर वो गुड्स टैक्सेबल है तभी आपको वो रजिस्ट्रेशन लेना है, भले आपका एनुअल टर्नओवर 5,000 हो, 10,000 हो, या 1 लाख हो, या 2 लाख हो, या 50 लाख हो। मतलब कम रहेगा ना ये 40-20 से तो भी लेना पड़ेगा, ज़्यादा रहेगा तब तो लेना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोले तो जो घूम घूम के बेचते हैं, मतलब इधर से कोई दूसरे स्टेट में, कभी मध्य प्रदेश में 10 दिन के लिए, फिर चलेगा छत्तीसगढ़ में 10 दिन के लिए। फिर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ ना। रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए कभी कभार क्या होता है ना, जीएसटी में क्या लिखा है, टैक्सेबल, जो टैक्सेबल सप्लाई करता है ना वो सप्लायर लाइबल रहता है जीएसटी पेमेंट के लिए, सप्लायर लाइबल रहता है। ठीक है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर लाइबल नहीं रहेगा, जिसका रिसिपिएंट है ना, जो सर्विस को ले रहा है फिर गुड्स को ले रहा है, वो लाइबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल केसेस की बात करते हैं, आप आए मेरे शॉप में मेरे से सामान खरीदने। ओके, मैंने आपको गुड सप्लाई किया, अब भी अगर जीएसटी लाइबल किसके ऊपर, मेरे ऊपर है। ठीक है, अब भी जीएसटी मेरे ऊपर लाइबल है। आप आए मेरे को बोले कि मेरे को अपने दुकान के लिए सामान खरीदना है, तो आप आए मेरे पास, मेरे से सामान लेके गए, मैं आपको जीएसटी का बिल दूंगा, मैं लाइबल हूँ जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। पर अगर आरसीएम, अगर कोई प्रोडक्ट में आरसीएम लगता है या फिर अगर कोई सर्विस में आरसीएम लग रहा है तो मैं नहीं, आप लाइबल रहोगे, क्योंकि आप रिसिपिएंट हो, आप उस सर्विस को ले रहे हो। नॉर्मली देने वाला लाइबल रहता है, पर कुछ केसेस में लेने वाले को लाइबल कर देता है। ठीक है, जीएसटी लॉ, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो पर्सन रिवर्स चार्ज की, मतलब रिवर्स चार्ज में आएगा उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आरसीएम वाले को लेना पड़ेगा। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन सप्लायर। ई कॉमर्स ऑपरेटर तो समझते होंगे ना, ओला एंड ऑल। ठीक है, और ऑनलाइन सप्लायर भी समझते हैं, अमेजॉन। ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेसिडेंट मतलब जो अपने इंडिया का है ही नहीं, बाहर देश से आया है अपने यहाँ और कुछ टैक्सेबल सप्लाई करे, कोई ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई करे जिसमें जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अगेंस्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उन लोग को डिडक्ट करना पड़ता है टैक्स। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ले रहे हैं ना तो जीएसटी काट के पैसा देंगे उन लोग। ठीक है, तो उस समय जो डिडक्ट करना पड़ रहा है उन लोग को टैक्स, उन लोग को टैक्स डिडक्ट करना पड़ रहा है, तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि उन लोग टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो उन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताकि उन लोग पेमेंट कर सकें। ठीक है,
इसका ना मतलब समझिए, उन लोग को क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब उन लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं जीएसटी का। अब उन लोग को पेमेंट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, फिर एन एजेंट और अदरवाइज, फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ये ईसीओ है। ओके, ईसीओ जिन लोग को टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करने के लिए मतलब वो लाइबल रहते हैं। और एवरी ईसीओ above mentioned person are required to get registration compulsorily even that annual aggregate turnover is less than 20 लाख। ये समझ में आया क्या लिखा है? अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से भी कम है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन सब केसेस में, ठीक है। अब देखिए, पर्सन नॉट लाइबल मतलब जिन लोग कोई कंपल्शन नहीं जिन लोग को रजिस्ट्रेशन कराने का। तो एक तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, अगर कोई गुड्स में टैक्स नहीं लग रहा है, अगर कोई गुड्स में जीएसटी नहीं लग रहा है, या फिर अगर कोई सर्विस ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं, भले आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगर उस गुड्स में या फिर सर्विस में टैक्स नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है, तो आपको एनुअल टर्नओवर भले आपका 1 करोड़ क्यों ना हो जाए, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई कंपल्शन नहीं है। पर अगर आप ऐसे ही गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई दूसरा गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो लेना पड़ेगा। या फिर एग्रीकल्चरिस्ट, ये क्या है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जो उसका सप्लायर होता है ना, उन लोग को भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर मतलब पढ़ाओ, समझ लीजिए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ऐसे करके 6 लेवल है टोटल, ठीक है। 6 लेवल होते हैं टोटल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सबसे पहला प्रोसीजर होता है, आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। GST REG 1, REG मतलब रजिस्ट्रेशन, ओके 1 पार्ट ए। अच्छा, इसका पार्ट ए मतलब सबमिट करते हैं थ्रू कॉमन पोर्टल गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कॉमन पोर्टल क्या है, जीएसटी का जो कॉमन पोर्टल होता है, ठीक है। आप जीएसटी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए में आपको अपना इनकम टैक्स का पैन देना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट या फिर यूटी बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ देंगे तो आपका पहला पार्ट ए सबमिट होगा। उसके बाद आपको मिलेगा TRN, जिसको बोलते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टेम्पररी क्यों बोले, क्योंकि आपको बाद में परमानेंट मिलेगा, देखिएगा। पार्ट ए सबमिट होने के बाद आपको TRN मिलेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है पार्ट बी, ठीक है। सबमिशन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अबाउट द फर्म इन GST REG 01 पार्ट बी, ठीक है। इसमें आपको फर्म की डिटेल्स सबमिट करनी है। पार्ट ए में आपको खुद की डिटेल्स सबमिट करनी थी, पार्ट बी में फर्म की डिटेल्स सबमिट करनी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। उसमें एक्नॉलेजमेंट भी होगा बाय डिपार्टमेंट एक्नॉलेज करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में GSTN 15 कैरेक्टर्स, मतलब आपको GST नंबर मिलेगा जो 15 कैरेक्टर्स का होगा, ठीक है। 15 कैरेक्टर्स मतलब उसमें 15 वर्ड्स एंड नंबर्स, ठीक है। 15 वर्ड्स एंड नंबर्स रहेंगे, ठीक है। 15 लेटर्स एंड नंबर्स जो भी बोलेंगे। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपको याद आया, अब देखिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, ठीक है, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालना था, नहीं देखिए यहाँ लिखा है। अब समझ लीजिए आपका मोबाइल नंबर है 1234567890, आपने गलती से क्या किया 123447 मतलब 5 की जगह वो वापस 4 दबा दिया। अब आपको चेंज करना है, अमेंड करना है, अमेंड मतलब चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एनी चेंजेस। प्रॉपर ऑफिसर कौन, जो GST का ऑफिसर होता है ना, उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोई भी चेंजेस हो रहा है, अगर इन द इन्फॉर्मेशन फर्निश एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट देयर टू। जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो अगर आपको कोई भी चेंजेस कराना है, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपकी वो सिम गुम गई तो आप नई सिम खरीद लिए, तो आपको कोई भी चेंजेस कराना है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो मतलब जो GST का जो ऑफिसर है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोई भी चेंजेस का जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया या फिर उसके बाद कभी भी किया, तो ठीक है, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर। अब उसके पास जाके तो नहीं करेंगे, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और एक मैनर के हिसाब से, जो कि रूल्स में लिखा रहेगा, उस हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। मतलब कुछ जितना भी आपको लॉ में लिखा है कि 15 दिन में सबमिट करना है, 30 दिन में सबमिट करना है, जो भी लिखा है
उतने दिन तक सबमिट करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब मैनर में विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। और कोई भी चेंजेस करें तो किसको सबमिट करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन मतलब समझते हैं कैंसिल करवाना, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना, ठीक है। कब कब करवा सकते हैं, देखिए पहले तो द प्रॉपर ऑफिसर में इधर ऑन हिज ओन मोशन मतलब अपने मन से, ठीक है, और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और हिज लीगल है ये लीगल ईयर मतलब आपके मरने के बाद जो भी आपका मतलब वो पुश्तैनी मालिक जो होता है ना, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मैं यार हिंदी बेकार है यार मेरी, अरे आपके बाद जो भी प्रॉपर्टी में हकदार रहेगा ना उसको लीगल ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ऑफिसर अपने खुद के मन से या फिर अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या उसका लीगल ईयर कब करेगा, जब उसकी मौत हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लीगल ईयर मतलब क्या हुआ, जब जो भी आपका वो रहेगा सब्सिक्वेंट में जो आपकी प्रॉपर्टी का हकदार रहेगा वो वही उसी को बोलते लीगल ईयर। तो वो कब बनेगा लीगल ईयर, जब आप मर जाएंगे, ठीक है। आप मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने ऊपर मत लीजिएगा, ओके। कैंसल द रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। देखिए आपको फॉर्म फाइल करना, वापस से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर प्रॉपर ऑफिसर खुद से अपने मन से भी कर सकता है या फिर लीगल ईयर कर सकता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, क्या करेंगे, कैंसिल कराने के लिए एक तो फॉर्म देंगे टू, ठीक है, इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। रजिस्ट्रेशन तभी कैंसिल होगी जब ये सब चीज़ें आप चेक कर लेगा। कौन चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। द बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। बिजनेस जो था अब खत्म हो गया, अब कोई बिजनेस है ही नहीं। ट्रांसफर्ड फुल्ली और एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। ट्रांसफर कर दिया अपन ने, अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। आपकी बहुत बड़ी जो शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप एक दिन बैठे हैं, आपको लगा कि यार मैं नहीं चला सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, आप गए तुरंत साइन वाइन किया और तुरंत किसी और के नाम पे कर दिए, तो उस दिन आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, आपके ऊपर नहीं लेंगे भाई। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो भी आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हैं। एमलगमेशन मतलब क्या होता है, दो एंटिटी एक साथ मिल गई, ठीक है, हम साथ हैं, ओके। और डिमर्ज मतलब होता है दो अलग अलग हो गई, एक ही को अलग अलग कर दी, ठीक है। और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, और देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप एक टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे थे, अभी आप एक एग्जाम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और द टैक्सेबल पर्सन अदर देन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोले अपन, अगर आपकी इनकम 20 लाख या फिर 40 लाख से एक्सीड हो रही है, समझ लीजिए आप उसमें रजिस्ट्रेशन लिए, ठीक है। अब आपकी इनकम 20 लाख 40 लाख जो भी आपका केस होगा उससे कम आ रही है बार, तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो ये वाला केस उसमें काम नहीं करेगा, आप उसको कभी भी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी वॉलेंटरीली पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रहा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पढ़े ना, सेम टू सेम वही लाइन लिखा है, देखिए विश्वास ही होता है मेरी बातों पे किसी को, जल्दी से ये देखिए रहा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी कभार क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 20 लाख से कम है या फिर 40 लाख या 20 लाख से कम है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। उसमें बताया था आपको इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट बोले तो वही वाला, ठीक है, क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, देखिए वही चीज़ लिखा है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मान लिया करो मेरी बात को। अब देखिए सम स्पेशल इशू रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, इसमें वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब आप अपनी इच्छा से कराना चाहते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी कुछ फ़ायदे हैं, आप जब पूरा पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा, आपको आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी फिर, ठीक है। जीएसटी प्रोविजन एंड रूल्स आर एप्लीकेबल, अगर आप वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको जीएसटी के सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है।
टैक्स मस्ट बी पेड वंस रजिस्टर्ड। टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक बार आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो। टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एक बार भी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अगर आपकी टर्नओवर जो है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से कम है तो भी, ठीक है, तो भी आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, भले आप वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन हुए या चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और अगर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो देखिए आप कभी भी करा सकते हैं, पर आपको कम से कम 1 साल तक तो, मतलब 1 साल तो कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर्ड, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात यही बता रहा है वो। तो मैं आपको बताता हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इस स्टेट का टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर होता है मतलब टोटल टर्नओवर, मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस exempt supply that is not goods and services notified under जीरो रेट शेड्यूल। जीरो रेट शेड्यूल मतलब वही है exempt, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। देखिए अब क्या बताया हमें, पहले तो सारे गुड्स जो आप सप्लाई किए हैं टैक्सेबल गुड्स प्लस exempt गुड्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटर स्टेट सप्लाई, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, खत्म। मतलब पूरे भारत में, ऐसा नहीं कोई एक स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में, पूरे भारत में आपने जितना भी सप्लाई किया है, ठीक है, उन सबको प्लस करिए तो आपका आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सेपरेटली रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट। देखिए अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस छत्तीसगढ़ में, रायपुर वाले हैं अपन PRSU के, अपना बिजनेस जो है ना PRSU के जो सामने एक ठो अपन मान लेते चाय का एक ठो बिजनेस है अच्छा बड़ा, ठीक है, मॉल है अपनी चाय की, चाय ही चाय। अब अपन इतने अमीर लोग हैं ना, मैं बताया था ना अपन अमीर हैं, अपना एम्प्लॉयर अमीर था ना, चलो अपन भी अमीर बन गया, एम्प्लॉयर अमीर तो अपन ही अमीर। तो अपन इतने अमीर है कि अपना जो चाय का बिजनेस है बहुत चल गया, ठीक है। तो अपन क्या किए, मध्य प्रदेश के इंदौर में, वहाँ पे अपन एक तो JK शाह के सामने अपन चाय का एक स्टॉल खोल दिए अच्छा बड़ा। फिर उसके बाद और अच्छा चला तो अपन मुंबई में खोल दिए। तो क्या हुआ, अपन एक ठो स्टार्ट किए थे जिससे अपने 3 ठो स्टेट में अभी अपना बिजनेस चल रहा है, 3 स्टेट में। देखिए मालिक तो एक ही है ना, और मालिक एक तो पैन भी एक ही होगा, पैन पैन समझ में आता है ना, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन भी एक ही होगा ना सबका। अरे भाई मालिक एक है, इंसान एक है, तो एक इंसान का एक पैन, तो तीनों बिजनेस में एक ही पैन डाला होगा उसने। अगर आप ही का बिजनेस अलग अलग स्टेट में है तो आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। मैं क्या बोला, अगर आप ही का बिजनेस अलग अलग स्टेट में, आप ही का बिजनेस है, ठीक है, तो आपको हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कंपलसरी चीज़ है, ठीक है, अपने मन से नहीं कि अरे हो गया छोड़ो, अपन वॉलेंटरीली की बात है, कोई कंपल्शन थोड़ी ना, अपन एक तो ले लेंगे। कंपलसरी कहाँ पे नहीं है, अगर आपका एक ही स्टेट के अंदर 3-4 जगह में आपका बिजनेस है तो आप चाहें तो हर बिजनेस के अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो, ठीक है, आप हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं हर बिजनेस के लिए। पर अगर अलग अलग स्टेट में है ना तो आपको लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए पैन मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, पैन मैंडेटरी होता है ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे क्यों होता है, अरे फॉर्म 1 जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो अपन अभी पढ़े, देखिए वाला GST REG 1, इसका पार्ट ए सबमिट ही नहीं होगा ना, पैन नंबर डालना पड़ेगा। ये देखिए लिखा है पैन, पहला रिक्वायरमेंट तो वही है, ठीक है। और पैन से क्या होता है ना, एलिजिबल फॉर इज नॉट मैंडेटरी टैक्सेबल पर्सन हु मेक बी ग्रांटेड। चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एवरी पर्सन शैल हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 in order to eligible for grant of registration. A person required to deduct tax under 51 may have in lieu of permanent account number a tax deducted and collection account number issued under the said act in accordance to be eligible for grant. So deduction issued under said, वही लिखा है, पैन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? अ पर्सन शुड टेक अ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। जिस दिन आप लाइबल होने, लाइबल मतलब जिस दिन आपकी जो इनकम है, जो इनकम सॉरी आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख या 20 लाख, जिस दिन आपका जो टर्नओवर है 40 लाख या 20 लाख से एक्सीड हो रहा है, उस दिन आप लाइबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये समझ में आया? जिस दिन आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख या 20 लाख से एक्सीड हो रहा है उस दिन आप लाइबल हो जाएंगे। ये समझ में आया? जिस दिन आप लाइबल होंगे ना उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, तो ये माना जाएगा कि आपने इस दिन से रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, पीछे से रजिस्ट्रेशन लेने का भी फ़ायदा है। ठीक है, पर अगर आप उसके आगे से लेंगे तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना उस दिन ये माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, समझ में आया? और पेनल्टी भी लग जाएगी लेट रजिस्ट्रेशन की, तो इसीलिए 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, अच्छा, नॉन रेसिडेंट या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या बोला मैं? नॉर्मल लोगों को क्या करना है, जिस दिन आप लाइबल हो रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर ले लीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो जिस दिन आप लाइबल हो उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। ठीक है, पर कैजुअल वालों को और नॉन रेसिडेंट वालों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और इफेक्टिव डेट में यही लिखा है जो मैं आपको बताया। अभी दिखा देता हूँ आपको। अरे खत्म हो गया चैप्टर। वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द पर्सन बिकम्स लाइबल, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? मतलब जिस दिन आपकी टर्नओवर एक्सीड हुई थी। समझ में आया ये चीज़? चलो, उसके बाद क्या है? रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो विदाउट एप्लीकेशन। सुओ मोटो मतलब ही वही होता है अपने मन से ना। Where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice मतलब किसी को हानि पहुंचाए बिना, to any action that is or may be taken under this act or under any other law for time being in force, proceed to register such person in the manner as may be prescribed. अच्छा, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दिया और प्रॉपर ऑफिसर अपने मन से चाहता है विदाउट एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसको उस मैनर में करना पड़ेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जीएसटी पेएबल वंस रजिस्टर्ड इवन इफ टर्नओवर लेस देन 40 लाख 40 और 20 लाख विच एवर इज एप्लीकेबल। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 40 लाख या 20 लाख हो रहा है और अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो आपको, भले आपका टर्नओवर कम है तो भी आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of registered person is required after the grant registration, he may get such verification done and the verification report along with the other document including photographs shall be uploaded in form RG 30 within a period of 15 days। देखिए क्या लिखा है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। देखिए कभी कभार क्या होता है, अपन बस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं कि जाओ हम लेंगे, हमारा कोई बिजनेस है ही नहीं पर हम ले लिए। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसको शक होता है तो वो चाहता है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं, तो वो आके चेक कर सकता है अपना बिजनेस। और अगर वो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म नंबर REG 30 में, और 15 डेज के अंदर अंदर ये अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको समझ में आया? Registration on transfer of business, where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred, whether on account of succession or otherwise, to another person, the transferee or the successor। इसमें क्या लिखा है, वही वाली बात समझ लीजिए। सक्सेसर मतलब होता है वही पुश्तैनी, जो ज़मीन मिलती है ना अपने को, तो वो सक्सेसर है अपन। ठीक है, मतलब हमारे बात के जो, जिसको भी हमारी बात की जो पीढ़ी रहेगी ना उसको जो हमारी जायदाद मिलेगी ना पूरी, तो वो सक्सेसर है। तो समझ लीजिए अपना कोई बिजनेस है। ठीक है, अपना कोई बिजनेस है तो अपन ने क्या किया, अपन ने मतलब उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि लो भाई अब तुम संभालो, तो अब अपन रजिस्ट्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन आफ्टर मर्जर और एमलगमेशन।
अगर आपका बिजनेस मर्ज हो रहा है या फिर एमलगमेट हो रहा है, ठीक है, मर्ज मतलब और एमलगमेट मतलब सेम होता है, ठीक है, मर्ज मतलब दो एक साथ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और एमलगमेशन मतलब भी वही होता है, मैं आपको बताया हूँ। तो आपको दोनों बिजनेस का पहले अलग अलग था, तो अब दोनों का एक साथ लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार भाई। इन केस ऑफ ट्रांसफर pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or as the case may be demerger of two or more companies by an order of high court tribunal or otherwise the transferee shall be liable to register, ये वही लिखा है, ठीक है। चलिए, पर्सन हैविंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक ही पर्सन की एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, कब बनाएंगे, तो ये तो याद करिए एक एग्जांपल बताया था कि अपना PRSU के सामने चाय की स्टॉल है, अपन इंदौर में JK शाह के सामने खोल लिए और मुंबई में खोल दिए, तो अपन को तीनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो एक ही पर्सन के तीन रजिस्ट्रेशन हो गए, ठीक है। तो पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, देखिए हु हैज़ ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्यों लिखा है, अगर सेम स्टेट में है ना तो आप एक रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं, भले आपका 10 ठो बिजनेस क्यों ना हो, पर चाहें तो आप हर बिजनेस के लिए अलग अलग ले लें, तो इज ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मतलब अगर आपका ये बिजनेस इस स्टेट में है, दूसरा बिजनेस दूसरे स्टेट में है, तो दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है लेना, ठीक है। वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वही होता है, मतलब इसमें वही बोल रहा है कि अगर एक ही पर्सन के 3-4 रजिस्ट्रेशन है तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चैप्टर, बहुत इजी था यार, नहीं आया होगा तो बता देना। इसमें सबसे मेन टॉपिक जो याद करने वाला है वो ये है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 40 या 20 लाख से ज़्यादा होती है, जो भी आपका केस है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और कंपलसरी कब लेना पड़ेगा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जिनको RCM में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है, और क्या ECO है, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कब नहीं लेना पड़ेगा, तो आप ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन लगता ही नहीं है, मतलब GST लगता ही नहीं है, ठीक है, तब नहीं लेना पड़ेगा। और एक तो क्या होता है, टाइम लिमिट क्या है, तो जिस दिन आप लाइबल हो रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इफेक्टिव डेट क्या होगी, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी दिन से माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को 5 दिन पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है हर स्टेट के लिए, ठीक है, अगर एक ही अलग अलग स्टेट में आपका बिजनेस है तो, ठीक। इतना था पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी जो लिखा है वो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी ना उसमें मैं आपको बताऊंगा सप्लाई, ठीक है, सप्लाई क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, और टाइप्स क्या होता है, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच सके। मैं PRSU के नाम पे बनाता हूँ, बट सारे शायद कॉलेज में बीकॉम का सिलेबस तो सेम होता होगा ना, सबके काम आ जाएगी, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।